आज हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़ के बारे में जिसको एड्स के नाम से जाना जाता है। एड्स का मतलब जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड का मतलब है कि हमेशा हमको किसी से बाय गिफ्ट ही मिलता है, ये जेनेटिक नहीं है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि नाना जी को है तो फिर मम्मी को होगा, हमको होगा, या बाबा जी को है, तो ये जेनेटिकली नहीं आता है, ये किसी से हमको बाय गिफ्ट ही मिलता है। हालांकि इसमें ये है कि ये अगर किसी मम्मी को हो जाए तो फिर वो बीमारी प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है और उसके बच्चे को भी हो सकता है। इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये 1981 में पहली बार नॉर्थ अमेरिका में एक सेक्स वर्कर में पाया गया था और उसके 5 साल के बाद ही फिर 1986 में ये इंडिया के चेन्नई में एक और सेक्स वर्कर में ही पाया गया। और ये अब तक जो है लगभग 25 मिलियन, यानी कि अपने भाषा में कहें तो 2.5 करोड़ लोगों का जान ले चुका है। और इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। गांव में कहा जाता है कि अगर किसी को ये बीमारी हो तो उसको फिर गांव से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर इसमें थोड़ा सा जानकारी हो इसके बारे में तो आसानी से बचा भी जा सकता है। जैसे कि आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। और सिंड्रोम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें एक ही सिम्टम्स नहीं होता है। जैसे कहा जाता है कि एड्स से कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है। एड्स जब होता है तो वो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर बना देता है, जिसके बाद अगर किसी को सर्दी भी हो जाए तो वो सर्दी भी जानलेवा हो जाएगा, क्योंकि वो छूटेगा ही नहीं। तो आगे पढ़ते हैं। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, वही बात है कि जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है उसको घटा देगा। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज़, यानी कि ये जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है। ये हमको जेनेटिकली पास होकर नहीं मिलता है, ये किसी से न किसी से बाय गिफ्ट ही मिलता है। तो आइए इसके लाइफ साइकिल को ही हम थोड़ा सा देखते हैं। ये है HIV वायरस और ये इसका आउटर कवरिंग जो है इसको बोलते हैं इन्वेलप। और ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और इसका जो हेड है इसको बोलते हैं GP120 और इसका ये जो है इसको बोलते हैं GP41। और जब ये अटैक करता है किसी ह्यूमन पे, इसके बारे में एक चीज़ ये बताएं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, लेकिन ये 2 होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये चीज़ नीट में भी पूछा जा चुका है और आगे भी आने का चांस है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं कैप्सिड भी ये प्रोटीन है। और ये मान लीजिए कि ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आया ये वायरस, मान लीजिए कि यहाँ पे आया, तो जब ये यहाँ पे आता है तो हमारे पास होता है यहाँ पर रिसेप्टर। यहाँ पर जो ये रिसेप्टर लगा होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, ये होता है CD4 रिसेप्टर। और एक और होता है CCR रिसेप्टर, इसको बोलते हैं CCR रिसेप्टर, ठीक है। CCR5 रिसेप्टर इसको बोलते हैं। तो ये जो CD4 रिसेप्टर है ये इस हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है इस हिस्से को रिसीव करता है और ये जो पार्ट है इस पार्ट को ये वाला भाग रिसीव करता है और इस तरह से ये हमारे अंदर आता है। और जो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है तो ये सिर्फ इसका कैप्सिड ही आता है, ये पूरा इन्वेलप नहीं आ पाता है। तो देखिए ये, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक कैप्सिड आ गया और यहाँ पे इसका है 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी है। और ये RNA जब ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड तो प्रोटीन है,
तो ये प्रोटीन को गला दिया जाता है। यहाँ पे आता है एक एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम आएगा और इसको गला देगा, तो ये सिर्फ आरएनए बाहर आ जाएगा और ये आरएनए फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है और इस काम के लिए आता है इसी डीएनए इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंड। इसके लिए आता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और यहाँ कहीं मान लीजिए कि वो होगा हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और ये फिर ये जो है ये वायरस का जो डीएनए है वो आके यहाँ पे कारपोरेट हो जाता है, यानी कि इसमें जुड़ जाता है हमारे अंदर जब ये इनकारपोरेट हो जाता है तो ये अपना वायरल प्रोटीन बनाता है और यहाँ पे निकलता है वायरल प्रोटीन। और ये सबसे पहला काम यही करता है कि ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो जिम्मेवार है टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल या टी लिम्फोसाइट जिसको बोलते हैं, उसी को अफेक्ट करता है और ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है और इस तरह से ये हमारे ऊपर हावी होने लगता है और फिर से सभी बीमारी हमारे में आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं। छोटा सा भी बीमारी हो जाए तो वो फिर बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और ये जो है ये फैलता कैसे है उसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हम बनाते हैं तब ये बीमारी फैलता है। या उसके अलावा अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए तब हो सकता है, या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए किसी भी तरह से, जैसे कि हम इंजेक्शन लेते हैं और उसी इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को भी इंजेक्शन पड़ता है और उसमें कोई इन्फेक्टेड है तो फैल जाएगा। या ये बीमारी जो है ये मम्मी से बच्चे में भी जा सकता है, क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है और चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब बीमारी होता है तो इसका सिम्टम्स जल्दी नहीं दिखता है। लगभग 10 साल के बाद इसका सिम्टम्स, 5 साल से 10 साल के बाद तक जनरली इसका सिम्टम दिखता है। तब आपको समझ में आता है, आपका वेट लॉस होने लगता है या फिर जो भी छोटा मोटा सिम्टम्स है वो ख़त्म ही नहीं होगा इस तरह से। और ये जो हम दिखा रहे थे आपको पूरा डायग्राम, इसी को इसने यहाँ पे दिखाया है कि ये कैसे है। ये रेट्रोवायरस है, मान लीजिए वायरल प्रोटीन कोड, और वो यहाँ पे इन्फेक्ट करेगा और वायरल RNA इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा इन ह्यूमन सेल में और वो यहाँ पे आके इनकॉर्पोरेट होगा और फिर न्यू वायरस जो है वो इस तरह से हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी में इसको हम बताते हैं। और आइए हम इसके प्रिवेंशन के तरीका को हम बताते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसमें NCERT लिखता है कि सबसे पहले जो इससे बचने का तरीका है वो मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स हैं उनसे सेक्सुअल संबंध बनाने को रोक देना चाहिए, या फिर कंडोम का यूज करना चाहिए। या उसके अलावा जो है इसमें इसका जो टेस्ट है उसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे, ये एक टेस्ट है, इससे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है आसानी से। एलाइजा टेस्ट भी इसको बोलते हैं, इससे टेस्ट किया जा सकता है। प्रिवेंशन में लिखता है बेस्ट ऑप्शन प्रिवेंशन, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसको प्रिवेंट ही किया जा सकता है बहुत आसानी।